Friends, today we are going to start new section that is thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में अगर बात करें हम तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हुआ हीट और डायनेमिक्स का मतलब हुआ ट्रांसफर या मोशन की स्टडी। ओके, तो यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर जो है उसको स्टडी करेंगे। इससे पहले भी हमने थर्मोडायनेमिक्स केटीजी के अंदर हीट ट्रांसफर पढ़ा था, बट उसमें हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की थी। बट अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स की तो एक ये मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लेवल पे बात नहीं करेंगे, ये एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स जो डिफाइन होता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स is mainly the study of exchange of heat energy between bodies and conversion of the same into mechanical energy and vice versa। ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो हीट के एक्सचेंज को स्टडी करेंगे और हीट के अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क डन के अंदर एक्सचेंज को स्टडी कन्वर्जन को स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल से बताया जाता है, अगर हम एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं जिसमें एक पिस्टन हमने लगाया हुआ है दैट इज फ्री टू मूव। तो अगर इस सिस्टम को अगर हम कोई हीट ट्रांसफर करेंगे, ओके, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सिस्टम। तो अगर इस केस में गैस एक्सपेंड होती है तो उसकी वजह से पिस्टन जो होगा वो मूव करेगा। तो अगर यहाँ पे ये इसका मूवमेंट हो रहा है तो ये वर्क डन है, और ये है मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसे कि अगर हम पिस्टन जो है उसको इनसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, यानी वर्क डन जो होगा वो अब हीट के अंदर कन्वर्ट होगा। दैट इज कन्वर्जन ऑफ वर्क डन इनटू हीट। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम इन्हीं चीज को स्टडी करेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की स्टडी करते हैं। मीन्स अभी जैसे हमने बात की सिस्टम की, सराउंडिंग की, तो उनसे रिलेटेड जो टर्म्स है वो कैसे हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या हुआ, तो मैकेनिक्स में जैसे हमने पढ़ा था कि जो सिस्टम है वो हम एक यूनिवर्स का एक पोर्शन हम लेते हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। ओके, और सिस्टम के अलावा जो ये बाउंड्री है इसके अलावा जितना पोर्शन होता है उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। तो वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी हम सिस्टम डिफाइन करते हैं। देखिए उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो अगर हम सिस्टम की बात करें थर्मोडायनेमिक्स में तो हम डिफाइन करते हैं कलेक्शन of an extremely large number of atoms or molecule confined within certain boundaries such that it has certain value of pressure, volume and temperature is called thermodynamic system। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स वाई जेड होते हैं जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, उसकी स्टेट बताते हैं, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो किसी भी सिस्टम की स्टेट डिफाइन करते हैं। तो अगर हम किसी अमाउंट ऑफ गैस को अगर एक सिस्टम एक रीजन में लेते हैं तो उस रीजन को हम सिस्टम डिफाइन करते हैं, और इसके अलावा जो पोर्शन होता है उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। यानी anything outside the thermodynamic system to which energy of matter is exchanged is called surrounding। यानी उस सिस्टम के अलावा जो पोर्शन है जहाँ पे सिस्टम जो है वो एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज करेगा उसे हम सराउंडिंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर बॉईल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वाटर जो अगर हमने सिस्टम लिया है तो उस कंडीशन में बॉइलिंग की कंडीशन में जो इवोपरेट होके वाटर जाएगा सराउंडिंग में। तो जो वाटर के अलावा जो सराउंडिंग वाला एरिया है ना, यहाँ पे मैटर और हीट एक्सचेंज हो रही है, तो वहाँ पे हम वाटर को एज ए सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर,
यहाँ पे सिस्टम भी जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पे 3 तरह की सिस्टम जो है वो स्टडी करते हैं। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। 3 क्लास कौन कौन सी है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर डिफाइन हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ऐसा सिस्टम, ओके, जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सके। द सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। ओके, तो अगर यहाँ पे सिस्टम जो है ना, वो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है तो उसे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार की इंजन की बात करें, तो उस इंजन के अंदर जो सिलेंडर है, इंजन का जो सिलेंडर है, उसे हम अगर हम सिस्टम माने तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो फ्यूल है और जो एयर है उसके अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। बर्न होने के बाद वो जो एग्जॉस्ट होता है उसे हम बाहर भी निकालते हैं। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और जो एनर्जी है वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट होती है, तो इसे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लोज सिस्टम देखते हैं। तो क्लोज सिस्टम के अंदर जो चेंज आएगा वो होगा कि सिस्टम इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट कैन एक्सचेंज ओनली हीट नो मैटर विद सराउंडिंग। तो अगर ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है बट जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एक प्रेशर कुकर है, उसे अगर हम सील पे कर दें, उसकी बेसिस अगर हम निकाल दें, तो उसमें वो अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बस एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। जो थर्ड सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी और जो मैटर है दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकते तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। द ए सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ इट कैन नाइदर exchange energy nor matter with surrounding, okay, that call isolated system। यानी उसके अंदर एनर्जी और जो मैटर है वो दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जैसे हमारे पास थर्मस होता है तो उसके अंदर जो हम सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें ना तो हीट ट्रांसफ़र होती है और ना ही मैटर ट्रांसफ़र हो पाता है, तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं उसकी बाउंड्री से। तो अगर आपके पास बाउंड्री जो है वो डायथर्मिक है तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर आपके पास बाउंड्री जो है वो एडियाबेटिक है तो उस कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं उनकी बाउंड्री जो होती है वो क्लोज होती है, और जो बाउंड्री होती है वो एडियाबेटिक होती है, यानी वो हीट भी ट्रांसफ़र नहीं करती। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है सिस्टम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट अप्लाई होने से पहले हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स के जो कंसेप्ट है वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही अप्लाई होता है। यानी अगर सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, तब हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई नहीं करते। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है उन्हें समझते हैं। तो फॉर attaining a state of thermodynamic equilibrium, the following three type of equilibrium state must be achieved। तो अगर ये 3 स्टेट अचीव होती है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। वैसे सिंपल वर्ड में अगर समझा जाए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो हम इसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज अ स्टेट in which there is no change in macroscopic properties। यानी macroscopic properties means pressure, temperature, volume। तो अगर आपके पास स्टेट ऐसी है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उस स्टेट को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो उसके लिए 3 कंडीशन देखो कैसी है। पहले बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स state in which there is no temperature difference। The temperature of system does not change
with time and has same value at all point of the system। यानी अगर हम बात करें यहाँ किसी सिस्टम के लिए, तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए और उसके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कप ऑफ टी लें जो जिसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से ज़्यादा है और उसे ओपन रूम में रखें, तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक के जो लॉ है वो अप्लाई नहीं कर सकते। बट कुछ टाइम के बाद जब टी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, अज्यूम कीजिए कि शुरुआत में टी का जो टेम्परेचर था वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अब सेल्सियस था, तो अब और सराउंडिंग का 30, तो उस कंडीशन में जब टी का टेम्परेचर भी 30 हो जाएगा तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो उस कंडीशन में हम थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम का, कि सिस्टम और सराउंडिंग या जो भी स्टेट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अच्छा, सेकंड सेकंड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स वहाँ सिस्टम के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। देखिए, देर इज नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम or between the surroundings, the pressure in the system same at all point। देखिए, पहले में हमने टेम्परेचर की बात की थी, दूसरे में हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। यानी प्रेशर जो है वो सिस्टम के अंदर वो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं और उसके साथ एक पिस्टन जो है वो अटैच करते हैं, तो इस केस में अगर हम देखें कि एक प्रेशर जो होगा वो इनसाइड प्रेशर होगा और एक आउटसाइड प्रेशर होगा। ओके, तो अगर यहाँ पे इनसाइड प्रेशर ज़्यादा हुआ और आउटसाइड प्रेशर कम हुआ, तो उस कंडीशन में पिस्टन जो होगा बाहर की तरफ मूव करेगा। ओके, तो अगर इनसाइड प्रेशर ज़्यादा है, आउटसाइड प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में बाहर की तरफ मूव करेगा। वो कब तक मूव करेगा? जब तक कि इनसाइड प्रेशर जो है वो आउटसाइड प्रेशर के बराबर ना हो जाए। इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा हुआ और इनसाइड प्रेशर कम हुआ, तो उस कंडीशन में पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा। वो कब तक करेगा? जब तक कि आउटसाइड प्रेशर जो है वो इनसाइड प्रेशर के बराबर ना हो जाए। यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा, यानी जो थर्मोडायनेमिक लॉ है तभी अप्लाई होंगे जब आपके पास आउटसाइड प्रेशर जो है और जो इनसाइड प्रेशर है वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस स्टेट को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, जहाँ पे प्रेशर जो होगा वो सेम हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड हमने पढ़ा जहाँ पे प्रेशर जो है वो सिस्टम के हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो ये है कंपोजिशन से रिलेटेड। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए अगर कहा जाए तो नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सिस्टम एंड द केमिकल कंपोजिशन विच इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम डज नॉट वेरी विद टाइम। यानी जो कंपोजिशन ऑफ सिस्टम है वो चेंज नहीं होना चाहिए और वो हर जगह जो है वो सेम होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम जैसे कोई मिक्सचर है जो रिएक्टिव है, आपस में रिएक्टिव है, तो उस कंडीशन में उनमें आपस में रिएक्शन होगी, तो वहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे आपके पास कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, उस सिस्टम इस स्टेट को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जो थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉज है वो हम इस कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, तो मैकेनिक्स में भी कुछ लॉज हमने पढ़े थे, न्यूटन्स लॉज जो हमने पढ़े थे, और हर लॉ जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करता था। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी कुछ लॉज हैं जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जीरोथ लॉ को। तो जीरोथ लॉ जो है दैट इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर।
जीरोथ लॉ जो है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। देखो इसका इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने कोई एक सिस्टम लिया जिसकी वॉल जो है वो एडियाबेटिक वॉल है, और इस सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ए, बी और सी। यहाँ पर ए जो है वो बी के साथ डायथर्मिक वॉल के साथ कनेक्टेड है, और ए और सी के बीच में भी जो वॉल है वो डायथर्मिक है। ओके, ये दोनों वॉल जो है वो डायथर्मिक है, यानी ए और सी के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ए और बी के बीच में हो सकती है। बट जो पूरे सिस्टम की बात करें और जो बी और सी के बीच की वॉल की बात करें, वो एडियाबेटिक वॉल है। मतलब बी और सी आपस में डायरेक्ट हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते, और पूरा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो ये जो लॉ है वो हमें क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग व्हेन बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम with another body B is also separately in thermal equilibrium with body C, then body B and C will also in thermal equilibrium with each other. ये स्टेटमेंट है जीरो लॉ का। यानी अगर यहाँ पे बात करें ए और बी के बीच में, तो अभी स्टार्टिंग के अंदर अगर तीनों का टेम्परेचर अलग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए और बी के बीच में अगर टेम्परेचर चेंज है तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, जब तक ए और बी जो है वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। सिमिलरली होगा कि अगर ए और सी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ए और सी जो है वो भी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, वो जब तक करेंगे जब तक ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। फाइनली अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जो है वो जीरोथ लॉ है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो टेम्परेचर का है। तो सिस्टम दैट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिट एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम होगा। ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी का भी टेम्परेचर सेम होगा। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टी ए जो है, टी बी और टी सी जो है, वो तीनों के टेम्परेचर सेम है अगर ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ तो ये जो लॉ है दैट इज बेस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट का जो बेस होता है वो जीरोथ लॉ होता है। इसको और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर एक रूम में बात करें कि रूम में एक वुडन स्पून है और एक मेटल स्पून है, और उस रूम के अंदर अगर हम एसी चला दें, तो अगर एसी का टेम्परेचर जो है वो अज्यूम कीजिए 20 डिग्री सेल्सियस का रखा है हमने, और वो काफ़ी देर तक उस रूम के अंदर, वो स्पून जो है वो रूम के अंदर काफ़ी देर तक रखी हुई है, तो अगर मेटल स्पून जो है वो एसी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो मेटल स्पून का टेम्परेचर 20 होगा, और वुडन स्पून जो है वो भी एसी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका टेम्परेचर भी 20 होगा। यानी वुडन और जो मेटल दोनों स्पून है, दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर 20 होगा। तो ये अब है तक हमने पढ़ा जीरोथ लॉ। जीरोथ लो। ओके, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, उसके बाद हम हीट ट्रांसफर, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी को समझेंगे। तो thermodynamic process in thermodynamics defined as the path by which a thermodynamic system changes its state, means प्रोसेस वो पाथ है जिसके थ्रू जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, मतलब अपनी स्टेट को चेंज करेगा और एक नई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वॉल्यूम वी है और हमें उस वॉल्यूम को डबल करना है, तो उसमें हम अलग पाथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो वॉल्यूम हमें डबल करना है हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर सकते हैं, या कांस्टेंट प्रेशर पे, या किसी और पाथ के थ्रू। तो उस प्रोसेस को मतलब उस बात को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोसेस चेंज होते हैं तो वो प्रोसेस मतलब स्टेट चेंज होते हैं तो वो होते कैसे हैं। तो स्टेट चेंज करने के लिए हमें सिस्टम से रिलेटेड हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज होती है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो स्टेट चेंज है उसका मतलब क्या हुआ। स्टेट चेंज का मतलब कि थर्मोडायनेमिक स्टेट के प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम के अंदर चेंज हम ला रहे हैं। ओके, तो इन चेंजेस में
जब हम हीट सप्लाई करते हैं या वर्क डन करते हैं तो उसमें हमें जो साइन होते हैं उनके प्लस और माइनस जो साइन होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। देखो जैसे हीट की बात करते हैं तो Q मतलब हीट, तो Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, यानी जब सिस्टम को हीट दी जाएगी तो वो जो हीट होगी वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी, और इसका वाइस वर्सा अगर हीट रिजेक्ट होगी सिस्टम से तो नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को हीट अप कर रहे हो तो उस कंडीशन में सिस्टम जो है वो बाहर से हीट ले रहा है, तो वो हीट जो होगी, जो सिस्टम को अमाउंट ऑफ हीट मिली है वो पॉजिटिव कंसिडर होगी। अगर कोई सिस्टम जो है वो कूल डाउन हो रहा है तो उस कंडीशन में वो अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई है उसे हम नेगेटिव लेंगे। वैसे बात करते हैं वर्क डन की, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम की जो बाउंड्री है उसके एक्सपेंशन या कंप्रेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क डन को डिफाइन करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो अगर सिस्टम के अंदर वॉल्यूम जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी उसका एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका रिवर्स, अगर सिस्टम के अंदर जो वर्क डन है वो सिस्टम पे हो रहा है, यानी उसका वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव आएगा। वर्क डन पे अलग से जो डिस्कशन है हम आगे करेंगे भी, तो एक बार इसके साइन को अच्छे से समझ लो। देखो डायग्राम में पहला जो बताया हुआ है ये, इसके अंदर जो सिस्टम है, अगर आप हीट जो है वो सिस्टम को दे रहे हो तो जो हीट होगी वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। इसी के रिवर्स अगर वो हीट जो है वो सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है, यानी वो सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ हीट है उसे हम नेगेटिव लेंगे। ओके, तो हम ये सारी बात जो है वो सिस्टम के रेस्पेक्ट में करेंगे। वैसे बात करें कि अगर सिस्टम जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है इसका मतलब जो वर्क डन है वो हम पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन यहाँ पे सिस्टम कर रहा है। इसी का रिवर्स अगर सिस्टम जो है वो कंप्रेस हो रहा है तो उस कंडीशन पे जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो इस कंडीशन में वो नेगेटिव कंसिडर होगा। तो वर्क डन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, तो जो वॉल्यूम चेंज है उस कंडीशन में जो वर्क डन है उसको हम मॉलिक्यूल लेवल पे भी समझ लेते हैं। तो वी अंडरस्टैंड द वर्क डन बाय अ गैस इन वॉल्यूम चेंज बाय कंसिडरिंग मॉलिक्यूल इन गैस। तो देखिए ये हमने एक सिलेंडर लिया है और ये एक मूवेबल पिस्टन है जो इस सिलेंडर के साथ अटैच्ड है। तो अगर इस कंडीशन पे जो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल देखिए ये कोलिजन से पहले मॉलिक्यूल है और ये कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल है। तो अगर इस कंडीशन पे मॉलिक्यूल जो है वो वॉल से टकराता है और पिस्टन अगर मूव करता है, तो इस कंडीशन पे मॉलिक्यूल अपनी कुछ एनर्जी जो है वो पिस्टन को ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद जब वो वापस जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए कोलिजन से पहले जो स्पीड है वो ज़्यादा है, बाद में कम है, यानी ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसी ने वर्क डन किया। तो ये जो एनर्जी डिक्रीज हुई है वो उनके वर्क डन की वजह से हुई है, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल खुद वर्क डन कर रहा है, इस वजह से जो ये वर्क डन होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो व्हेन सच मॉलिक्यूल कोलाइड विथ When such molecule collides with surface moving to right, so the volume of gas increases, the molecule does positive work on piston. ओके, तो इस कंडीशन पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो अब इसमें सेकेंड कंडीशन होगी कंप्रेशन वाली। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर है इसमें पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा वो कोलिजन के बाद ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि मॉलिक्यूल पर वर्क डन हो रहा है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। यानी इस कंडीशन पे जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी उस पर वर्क डन होगा, तो ये वाला वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और ये वाला जो होता है वो कंप्रेशन वाली कंडीशन में होता है। तो इफ piston move toward the left as a figure, so the volume of gas decreases, positive work is done on molecule during collision. ओके, तो इस कंडीशन पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ओके, तो हेंस gas molecule do negative work on the piston. ओके,
तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क डन की फॉर्मूले की। तो अगर यहाँ पे हम जो वर्क डन करते हैं तो उस वर्क डन के अंदर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो फॉर्मुलेशन के लिए देखते हैं कि हमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम के लिए हमने ये एक सिलेंडर जो है वो लिया है और उसके अंदर एक गैस ली है और उसमें हमने एक मूवेबल पिस्टन लिया है। ओके, तो यहाँ पे गैस जो है वो फोर्स लगा रही है उस पिस्टन की वॉल पे। ओके, तो हमें पता है जो फोर्स होता है दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। यानी अगर गैस का प्रेशर जो है वो P है और जो पिस्टन है अगर उसका एरिया A है तो उस कंडीशन पे जो फोर्स किसी भी मोमेंट पे जो गैस इस पिस्टन पे फोर्स लगा रही है वो आएगा P इंटू ए। ओके, अब इस फोर्स की वजह से अगर हम अज्यूम करते हैं कि पिस्टन जो है वो dx अमाउंट बाहर की तरफ मूव हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि ये dx की कंडीशन पे जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ। तो वर्क डन जो है वो नॉर्मल जैसे मैकेनिक्स में हमने कहा वो वैसे ही कंसिडर होगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स पी ए है और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है। तो इन्फाइनेटली जो वर्क डन हुआ मतलब छोटा सा जो वर्क डन हुआ द सिस्टम ड्यूरिंग द स्मॉल एक्सपेंशन डी एक्स इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो देखिए पी ए जो है यहाँ पे फोर्स है और डी एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट में जो वर्क डन हुआ है वो ये है। ओके, तो अगर हमने कहा कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम जो है वो V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है। ओके, अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज जो है वो V1 से V2 तक लाना है तो अब यहाँ पे चेंज जो है वो थोड़ा फाइनाइट है। फाइनाइट कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो V1 की कंडीशन में प्रेशर अलग था और V2 की कंडीशन में प्रेशर अलग होगा। यानी यहाँ पे अगर प्रेशर में चेंज आ रहा है तो हम इसे कांस्टेंट तो नहीं मान सकते। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो उस कंडीशन पे हमें V1 से V2 तक जो वर्क डन निकालना है उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वर्क डन आएगा वो ये वाले फॉर्मूले से आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2। ओके, इनर्शियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम P dV। ओके, तो यहाँ पे dV जो है वो स्मॉल चेंज वॉल्यूम में और P जो है वो प्रेशर। ओके, तो जब भी हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना होगा तो हमें प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और हमें यहाँ पे वो उस फंक्शन में रखकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रेशर का रिलेशन भी अलग अलग आएगा। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का एक फॉर्मूला हमने यहाँ देखा दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। ओके, इसके अलावा वर्क डन जो है वो हम PV डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए, अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात करें, हमने वाई एक्सिस पे जो है प्रेशर लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया हुआ है। एक प्रोसेस जो है वो 1 से 2 फॉलो कर रहा है, एक एक्सपेंशन वर्क है। तो इस कंडीशन के अंदर इंटीग्रेशन पीडीवी जो है, ये इंटीग्रेशन पीडीवी जो है वो यहाँ पर इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये पूरा का पूरा जो शेडेड एरिया है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर ये एरिया अगर देखा जाए तो ये एरिया जो होगा वो इस प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक के वर्क डन के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये ओपन है, ये क्लोज लूप नहीं है। यानी 1 से 2 तक के इसके नीचे का जितना भी पोर्शन है ये वाला पूरा एरिया जो है वो वर्क डन के अंदर काउंट होगा। दूसरी बात ये याद रखना है कि जो प्रोजेक्शन हम देखेंगे वो प्रोजेक्शन जो है वो वॉल्यूम वाली एक्सिस पे लेना है। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में वाई एक्सिस पे वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे प्रेशर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में प्रोजेक्शन जो होगा वो वाई एक्सिस पे लेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो पीवी डायग्राम होते हैं उनका एरिया जो होता है वो वर्क डन देता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव उसको कैसे देखेंगे, तो जैसे कि प्रोसेस में दिया हुआ है 1 से 2 तक, तो प्रोसेस की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स में, यानी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन पे एक्सपेंशन वर्क होगा, यानी इस कंडीशन पे जो गैस का वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। सो इन ग्राफ इज अ सिस्टम अंडरगोइंग एन एक्सपेंशन विद वेरिंग प्रेशर। ओके, तो वो उस कंडीशन में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर डायरेक्शन रिवर्स देखें
यानी इस कंडीशन में प्रोसेस जो 1 से 2 जा रहा है, वो कंडीशन के अंदर जो प्रोसेस की डायरेक्शन है, वो प्रोसेस की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स में, यानी वॉल्यूम जो है वो पहले ज़्यादा था और बाद में कम है। यानी जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वो हमारे पास कंडीशन है कंप्रेशन की, यानी इस कंडीशन पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन का प्रोसीजर सेम ही होगा, या तो एरिया निकालेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि जो साइन है वो हमें क्या लेना है। ओके, तो shown in the graph is a system undergoing a compression with varying pressure। ओके, यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन पीडीवी, जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, तो इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव। अच्छा, अगर प्रोसेस कांस्टेंट है तब, तो जैसे कि ये डायग्राम में बताया हुआ है, तो प्रोसेस 1 से 2 तक जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट प्रेशर, तो उस कंडीशन में प्रेशर इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है इसलिए, और डीवी का इंटीग्रेशन v1 से v2 तक करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। यानी इस कंडीशन पे एरिया जो है वो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। यानी इस कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है वो प्रेशर है, और ये डेल्टा वी है, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके ये एरिया आ जाएगा। डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो वर्क डन हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, यानी यहाँ पे अगर हम पाथ चेंज करेंगे तो जो सिस्टम है उस पर या उसकी उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ है वो अलग अलग आएंगे, यानी वर्क डन डिपेंड्स ऑन चोजन पाथ। देखिए, इसको एग्जांपल से हम देखें कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हमने प्रोसेस सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 तक ले जा रहे हैं। ये स्टेट 1 है और स्टेट 2 है। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने में हमने 3 पाथ लिए। एक पाथ है 1 से 3 और 3 से 2, एक पाथ है 1 से 4 और 4 से 2, और एक पाथ है 1 से 2। ओके, तो अगर हम यहाँ पे तीनों प्रोसेस के अंदर वर्क डन को देखें, है ना, कंसिडर डिफरेंट पाथ ऑन पीवी डायग्राम फॉर गेटिंग फ्रॉम स्टेट 1 टू 2। तो देखिए, सबसे पहले पाथ देखते हैं 1 से 3 और फिर 2। तो इस कंडीशन के अंदर जो पहला पाथ है 1 से 3, ये कांस्टेंट प्रेशर है, यानी इस कंडीशन पे जो वर्क डन होगा, ओके, वो पी डेल्टा वी के बराबर होगा। डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। ओके, तो जो टोटल एरिया है वो यहाँ पर वर्क डन के बराबर होगा। 3 से 2 तक देखें तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन 0 होगा। तो यहाँ पे 1, 3 और 2 पाथ पे देखें, टोटल वर्क डन जो है वो ये होगा। ओके, यानी इस कंडीशन पे जो वर्क डन हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। ओके, वैसे पाथ 1 से 4 की बात करें, ओके, ये चीज़ देख लीजिएगा कि 1, 3 और 2 में बात करें तो ये टोटल एरिया जो है वर्क डन में कंसिडर हो रहा है। अगर यहाँ पे बात करें 1, 4 और 2 में, तो 1 से 4 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी वर्क डन 0 होगा। और 4 से 2 अगर देखेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, पर जो एरिया होगा वो ये वाला ही कंसिडर होगा, यानी इस कंडीशन पे जो वर्क डन है वो पिछले प्रोसेस से कम है। तो देखिए, स्टेट चेंज जो है वो सेम है, यानी 1 से 2 तक ही है, बट प्रोसेस जब हमने चेंज किया तो वर्क डन जो है वो अलग आ रहा है, इसमें अलग है और पिछले वाले में अलग है। और अगर हम डायरेक्ट पाथ यूज़ करें 1 से 2 तक के लिए, तो इस कंडीशन में प्रेशर जो है वो वेरिंग है, और 1 से 2 तक हम डायरेक्ट जा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे जो एरिया होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, यानी ये वाला एरिया जो है वो दोनों की मिडिल अमाउंट में है ना। तो फर्स्ट जो हमने देखा था 1, 3, 2, उसमें वर्क डन मैक्सिमम था, सेकेंड वाले में 1, 4, 2 में मिनिमम था, और इसमें मिड वाली कंडीशन है। तीनों कंडीशन में वर्क डन अलग अलग है, यानी जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। प्रोसेस चेंज करेंगे तो वर्क डन जो आएगा वो अलग आएगा।